हाँ जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे कंफर्मेशन दीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। कैन यू लिसन मी क्लियरली? इज देयर एनी डिस्टॉर्शन? नो? ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा बेटे, एक तो मैंने टेस्ट का अनाउंस करना था। आप में से बहुत से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि जनाब एक ही चैप्टर का टेस्ट ले लिया जाए, तो चलें ठीक है, हम एक ही चैप्टर का कमिंग थर्सडे में टेस्ट होगा, चैप्टर नंबर 7 का। चैप्टर नंबर 8 का फिर मैं नेक्स्ट थर्सडे तो पॉस्ट का टेस्ट है, उससे नेक्स्ट जो फिर टेस्ट होगा बेटे उसमें मैं चेंज नहीं करूंगी, वो फिर 2 चैप्टर्स का हो जाएगा। अभी करंटली आप चैप्टर नंबर 7 का दे दो, उससे नेक्स्ट टेस्ट जो होगा 23 जुलाई को तो मैंने कॉस्ट का रखा हुआ है, उससे नेक्स्ट थर्सडे जो आएगा जब आपके 2 चैप्टर्स का हो जाएगा, एक चैप्टर नंबर 8 और मेरा ख्याल है 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो जब तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा इन 2 चैप्टर्स का टेस्ट होगा। हाँ जी, अबू जुल्फा कोई क्वेश्चन है? जी अबू जुल्फा बेटे। Just take a minute. हेलो अबू जुल्फा। Yeah. हेलो, हाँ जी बोलें। जी मैम, आवाज आ रही है? हाँ, बीच में क्लियर भी हो जाती है लेकिन इतनी ज्यादा डिस्टॉर्शन आप क्या कहते हो वो मुझे समझ में नहीं आती। जी मैम, अब आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। जी बेटा पूछें जल्दी से। मैम काफी गैप चैप्टर मैं कह रहा हूँ काफी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड बेटा। चलें जब तक उसामा का। हाँ जी उसामा बेटे जल्दी से वालेकुम अस्सलाम, जल्दी से पूछ लीजिएगा। आवाज आ रही है मैम? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल आ रही है। मैम ये जो कल आपने क्वेश्चन करवाया था ग्रांट, उसका जो ट्रांजैक्शन नंबर 3 है वो बता दें बस। अच्छा, ट्रांजैक्शन नंबर 3 मुझे पेज नंबर बताओगे? हाँ जी, ट्रांजैक्शन नंबर 3 परचेज रिटर्न्स थी बेटे 550 की। परचेज रिटर्न्स को हम क्रेडिट करते हैं, उसे क्रेडिट नहीं किया, उल्टा क्या काम किया, परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड कर दिया एज डेबिट एंट्री इन द सेल्स रिटर्न अकाउंट। हमने सेल्स रिटर्न्स को डेबिट कर दिया जबकि ये सेल्स रिटर्न की एंट्री थी ही नहीं, ये सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन थी ही नहीं। तो सेल्स रिटर्न के अकाउंट को निकालने के लिए वो क्योंकि रॉन्गली डेबिट है उसको क्रेडिट कर देंगे, और परचेज डेबिट होती है लेकिन उनकी जो रिटर्न है वो भी क्रेडिट होती हैं, तो परचेज रिटर्न्स भी क्रेडिट, सेल्स रिटर्न्स भी क्रेडिट। और जबकि दूसरा जो इफेक्ट था कहता पेबल का, उसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है बेटे, चले। अच्छा मैम इसमें हाँ बेटे जरा जल्दी जल्दी। अच्छा पता आज से हमने क्या काम करना है, मैं ना थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर रही हूँ आपका क्वेश्चनिंग का टाइम, सिर्फ एक चीज है, तो डेफिनेटली जब तक मैं आपके क्वेश्चन नहीं लूंगी आपको क्लियर नहीं होगा, हमारा आगे जाने का बेनिफिट नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उसमें ना हमारी क्लास का बहुत सा टाइम वेस्ट होता है, तो थोड़ा सा स्पीड अप होना है। स्पेसिफिकली जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप, वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर पेपर में मस्ट आता है उसका क्वेश्चन, उसके लिए मुझे टाइम स्पेयर करना है। ठीक है, जल्दी से पूछ लो मेरा बेटा। नहीं पूछ लें, अब पूछ लें, उसके बाद फिर हम कोई शेड्यूल बनाते हैं कि जनाब लेक्चर के एंड में क्वेश्चन आप लोग नोट करते रहा करें। मैम मैं नहीं पूछना था कि इसमें हर क्वेश्चन में तो एरर नहीं दिया हुआ, तो क्वेश्चन में पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते जिसमें हर तकरीबन एरर ना हो हर सवाल में। मतलब यानी कि मैम ये जो अगर ग्रांट वाला रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन ऑफ एरर में से क्वेश्चन आएगा तो वो सारे एरर्स ही होंगे जिनको हमने रेक्टिफाई करना होगा, सिंपल ट्रांजैक्शन कोई भी नहीं होगी। चलें ठीक है मैम, बस ये बात है। ओके ओके बेटा, चलेगा ना बेटे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ। कल मैं आपसे बात करी थी कि बेटा जी देखो, हमने इसमें एक पॉइंट रह गया डिस्कस करने वाला, और वो क्या है, हमने 2 साइडेड एरर्स को भी देख लिया, सिंगल साइडेड एरर्स को भी देख लिया, और बेटे अब उसके बाद देखो जब एरर्स होते हैं डेफिनेटली जर्नल में मिस्टेक्स होती हैं, लेजर में मिस्टेक होती हैं, ट्रायल बैलेंस भी आपका रॉन्ग हो जाता है। ट्रायल बैलेंस अगर इक्वल नहीं है तब तो रॉन्ग है ही है बिकॉज ऑफ सिंगल साइडेड एरर, लेकिन अगर रॉन्ग इक्वल है भी तभी इस चीज की गारंटी नहीं है कि कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि 2 साइडेड एरर्स की वजह से ट्रायल बैलेंस इक्वल तो रहता है
लेकिन वो एरर्स स्टिल प्रेजेंट होते हैं। तो अब जब ट्रायल बैलेंस रॉन्ग होगा, डेफिनेटली उसकी बेस पे आपने जो इनकम स्टेटमेंट बना के प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना, वो भी रॉन्ग होगा। तो हमें सबसे रॉन्ग होगा वो, इस क्वेश्चन में फर्दर आपसे क्या पूछ सकता है, वो मिस्टेक्स और एरर्स देगा, वो आपसे कहेगा इनको रेक्टिफाई करो और उनके प्रॉफिट्स पे इफेक्ट्स बताओ, और उन एरर्स को रेक्टिफाई कर लेने के बाद करेक्ट प्रॉफिट क्या होगा ये हमें बताना। तो जनाब इसकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग अपनी बुक्स में आइएगा, पेज नंबर 332 पे। आप अपनी बुक्स में पेज नंबर 332 पे आओगे, उसमें छोटी छोटी सी 2 एग्जांपल्स दी हुई है। हम पहले सिंपल इन्हें डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मूव करें। आपकी बुक्स में पेज नंबर 332, इसमें देखें क्या कहता है। इफेक्ट्स आपको बताएगा कि प्रॉफिट्स पे इनके क्या इफेक्ट्स होंगे, और इन एरर्स को रेक्टिफाई करने के बाद हम करेक्ट प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए एक छोटी सी बात जहन में रखिएगा, वो क्या है कि बेटे एक्सपेंसेस का प्रॉफिट के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। एक्सपेंसेस इंक्रीज हो तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है, एक्सपेंसेस डिक्रीज हो तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। रेवेन्यू का प्रॉफिट के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। अगर रेवेन्यू इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और अगर इनकम डिक्रीज होगी तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके जी, इसे जहन में रखते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहली एग्जांपल सॉल्व करते हैं पेज नंबर 332 पे। A bookkeeper in error recorded the purchase cost of a new item of equipment as 36,000 when it should have been 3,60,000। आपने इक्विपमेंट परचेज किया, इक्विपमेंट खरीदा था 3,60,000 का, लेकिन उसको आपने 36,000 रिकॉर्ड किया। इक्विपमेंट खरीदा, इक्विपमेंट में ही रिकॉर्ड किया, इक्विपमेंट एसेट है, एसेट के अकाउंट को ही डेबिट किया, लेकिन 3,60,000 से डेबिट करने की बजाय 36,000 से डेबिट कर दिया। इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट किस पे होगा, इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे आप बेटे? आपने इक्विपमेंट की कॉस्ट को कम रिकॉर्ड किया है, कम डेबिट किया है, तो हम मजीद डेबिट कर देंगे जितने से कम रिकॉर्ड किया। दूसरा इसका इफेक्ट क्या होगा बेटे? जब नॉन करंट एसेट्स की मिस्टेक होती है तो उसकी वजह से आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी इफेक्ट होता है। तो अगर आपने कोई अमाउंट एसेट के अकाउंट में कम डेबिट की है तो एसेट का बैलेंस कम होगा, जिसकी वजह से आपने डेप्रिसिएशन भी कम चार्ज की होगी। तो जब हम इस एरर की रेक्टिफिकेशन करेंगे, इक्विपमेंट एसेट के अकाउंट के बैलेंस को बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली हमें फिर उसको डेप्रिशिएट भी करना होगा। अब डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस है। जब इस एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड करेंगे देन डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस एरर को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, इसके इफेक्ट्स कहाँ कहाँ जाएंगे, और प्रॉफिट को कैसे हम करेक्ट करेंगे, चलिए इसे डिटेल में, इतनी छोटी सी बात को मैं कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम डिटेल में आपके सामने डिस्कस करूं और शो करूं। तो जनाब इसमें है क्या? परचेज ऑफ इक्विपमेंट। आपने जनाब इक्विपमेंट परचेज किया फॉर ₹3,60,000। जब हम एसेट परचेज करते हैं तो उससे डेबिट करते हैं एसेट को। अगर कैश पे कर दिया कैश क्रेडिट, उधार खरीदा तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। एनी हो, एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसे सॉल्व करना है। इक्विपमेंट परचेज किया जिसकी वर्थ थी 3,60,000, उसे 3,60,000 से इक्विपमेंट के अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, बट रिकॉर्डेड एज, आपने उसको रिकॉर्ड किया एज 36,000। तो इसका मतलब है कि आपने डेबिट को अंडरकास्ट किया। डेबिट साइड आपकी अंडरकास्ट और डेबिट अंडरकास्ट हो तो और डेबिट कर देते हैं, क्रेडिट कम हो तो और क्रेडिट कर देते हैं। कितने से कम रिकॉर्ड हुआ? 3,60,000 माइनस 36,000, ये आता है बेटे मेरे पास 3,24,000। तो जनाब 3,24,000 से मैंने इक्विपमेंट के एसेट के अकाउंट को
कम रिकॉर्ड किया, तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, हम मजीद रिकॉर्ड करेंगे। कम डेबिट किया और डेबिट कर दीजिए। कितने से डेबिट करूं, जितने से कम डेबिट किया, क्योंकि आउट ऑफ 3,60,000 36,000 ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। इसमें से 3,24,000 जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, कम डेबिट हुआ, उतनी अमाउंट से मजीद डेबिट करूं। सो इक्विपमेंट अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा। सिर्फ एक अकाउंट में मिस्टेक है, इसलिए हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने से, 3,24,000 से। अब इसका एसेट, इस रेक्टिफाइंग एंट्री की वजह से एसेट का बैलेंस 3,24,000 से बढ़ा। जब नॉन करंट एसेट का बैलेंस बढ़ेगा, देन डेफिनेटली उसकी बेस पे हम डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को भी इंक्रीज करें। अब डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को इंक्रीज कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। और वो मैंने आपसे क्या डिस्कस की हुई है कि बेटे डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, उसको डेबिट कर दो और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। अब अगर 36,000 का इक्विपमेंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड था, तो वो 36,000 डेप्रिशिएट भी हुआ होगा, अंडरस्टूड बात है। 3,24,000 का एसेट रिकॉर्ड नहीं था, तो वो डेप्रिशिएट भी नहीं हुआ होगा। तो अब जब मैं एसेट को रिकॉर्ड करूंगी तो उसको डेप्रिशिएट भी करूंगी। तो चलिए डेप्रिशिएट करते हैं। और डेप्रिसिएशन किस तरह चार्ज करनी है वो क्वेश्चन में बताता है। आ ड्राफ्ट प्रॉफिट, एक रफ प्रॉफिट उन्होंने आपको कैलकुलेट करके दिया 2.56 मिलियन का फॉर द पीरियड वाज कैलकुलेटेड बिफोर द डिस्कवरी ऑफ एरर। एरर को आइडेंटिफाई करने से पहले, मतलब एरर के होते हुए जो आपने प्रॉफिट रफ कैलकुलेट किया वो इतना था। तो भाई एरर जब हमारे सामने आ गया तो अंदाजा हुआ कि ये प्रॉफिट रॉन्ग है, तो प्रॉफिट को भी करेक्ट करेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री भी करेंगे। दिस इंक्लूड अ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ 10% फॉर द इक्विपमेंट। 10% इक्विपमेंट को हम डेप्रिशिएट करें तो जब हमने 36,000 का एसेट रिकॉर्ड किया होगा तो उसका 10% 3600 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की होगी। तो जब 3,24,000 का मैं मजीद एसेट बुक करूंगी तो उसकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड होगी 10%। तो 3,24,000 का 10% कितना हो गया बेटा जी, वो मेरे पास हो गया 32,400। और जब नॉन करंट एसेट डिक्रीज होते हैं तो उससे रेलेवेंट डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी डिक्रीज होता है, फिर हम रिवर्स एंट्री पास कर देते हैं। ओके जी, रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास की, अब हम करेक्ट प्रॉफिट की तरफ चलेंगे। जी बेटे, क्वेश्चन में आपको जो रॉन्ग प्रॉफिट गिवन है वो कितना गिवन है बिफोर द रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस एरर, वो आपको गिवन है 2,560,000। अब इसमें से आपने क्या करना है, इन एरर्स की रेक्टिफिकेशन करनी है। का इफेक्ट जो है वो प्रॉफिट पे देना, और वो मैं कैसे दूंगी, देखो जो दो मैंने रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास की। पहली रेक्टिफाइंग एंट्री में एसेट डेबिट है और एसेट का जो इफेक्ट है वो बैलेंस शीट में जाएगा। सस्पेंस टेम्पररी अकाउंट है, ना प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट करता है ना बैलेंस शीट को इफेक्ट करता है, ये कहीं भी नहीं जाएगा, ये सस्पेंस के अकाउंट में ही जाएगा, उसके अकाउंट को क्लोज करने के लिए, ट्रायल बैलेंस को इक्वल करने के लिए। डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को आपने बुक किया है। एक्सपेंस को बुक करने का मतलब है कि एक्सपेंस का बैलेंस बढ़ेगा, देन डेफिनेटली उससे क्या होगा, प्रॉफिट डिक्रीज होगा। तो इसमें से मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो बुक किया है वो माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास बेटा जी करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। तो वो मैक्सिमम जो आपसे क्वेश्चन में रिक्वायर कर सकता है इन दिस चैप्टर, वो मैक्सिमम आपसे ये रिक्वायर कर सकता है कि जनाब रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास कीजिए और उसके प्रॉफिट पे इफेक्ट्स बताइए उन एरर्स को रेक्टिफाई कर लेने के बाद आपका करेक्ट प्रॉफिट क्या होगा। जी बेटे, ये बनता है 2,527,600, ये मेरे पास करेक्ट प्रॉफिट होगा। देखो कितना इजी और सिंपल है। सेम
ऐसी ही एक प्रैक्टिस उसने नेक्स्ट एग्जांपल में भी दी हुई है, हम उसे भी डिस्कस करते हैं। उसमें क्या है, अ बुक कीपर इन एरर record 60,000 purchase cost of a new machine as repair and maintenance cost. आपने मशीन परचेज की थी, एक एसेट था, एसेट को जब परचेज करते हैं तो एसेट के अकाउंट को डेबिट करते हैं, उन्होंने रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट कर दिया। और इस एरर की डिस्कवरी से पहले जो रॉन्ग प्रॉफिट दिया हुआ है वो बेटे 3 लाख का दिया हुआ है, और मशीनरी को डेप्रिशिएट किया जाता है 20% ऑन कॉस्ट पे। तो चलिए अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटे, हमसे मिस्टेक क्या हुई, मशीनरी परचेज की थी, मशीनरी के अकाउंट को डेबिट होना चाहिए, हमने एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया। हमें मालूम है एसेट्स भी डेबिट होते हैं और जब परचेज किए जाते हैं, और जब एक्सपेंस इंकर्ड होता है वो भी डेबिट होता है। तो गलती क्या हुई होगी, उसने डेबिट क्रेडिट में बात नहीं की, लेकिन ये अंडरस्टूड बात होगी कि जनाब एसेट परचेज किया था, मशीन को खरीदा था, मशीन को डेबिट होना चाहिए था, डेबिट नहीं किया, उसकी जगह पे एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दिया, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। अब रेक्टिफाई कैसे करें, एक्सपेंस की तो ये ट्रांजैक्शन थी ही नहीं, एक्सपेंस तो आना ही नहीं चाहिए था इस 60,000 की ट्रांजैक्शन के केस में, उसको रिकॉर्ड ही नहीं होना चाहिए था रिपेयर एंड मेंटेनेंस को, बट यू हैव रिकॉर्डेड। तो क्या करें, एक्सपेंस को कैंसिल करें और एसेट को बुक करें। एक्सपेंस को कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे, और एसेट को बुक करने के लिए डेबिट कर दोगे। तो ऑटोमेटिकली मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री इसमें क्या बनेगी जनाब, रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी कि मशीन को डेबिट होना चाहिए, नहीं किया, मैं कर दूं। मशीन अकाउंट डेबिट और रिपेयर का एक्सपेंस मिस्टेकनली रिकॉर्ड हो गया, और डेबिट किया होगा जब आपने रिकॉर्ड किया होगा, उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दिया। अमाउंट है जनाब मेरे पास 60,000। ओके जी, अब फिर से वही बात करूंगी कि बेटे जब भी नॉन करंट एसेट से रेलेवेंट मिस्टेक हुई होगी तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी हमने करेक्ट करना होगा। हमने 60,000 का नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड ही नहीं किया था, मशीन को रिकॉर्ड ही नहीं किया था। जब मशीन हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई, देन डेफिनेटली डेप्रिशिएट भी नहीं हुई होगी। तो जब हमने एसेट को बुक कर लिया, रेक्टिफाइंग एंट्रीज में एसेट की अमाउंट को रिकॉर्ड कर लिया, तो अब हम इसे डेप्रिशिएट भी करेंगे। तो इसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर देंगे। 2 रेक्टिफाइंग एंट्रीज होंगी, एक एसेट की करेक्शन की, दूसरा उसका डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और बेटा जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सेम वही एंट्री जो प्रीवियस एग्जांपल में पढ़ी। कितने परसेंट डेप्रिशिएट करना है जनाब, हमने 60,000 पे 20% डेप्रिसिएशन करनी है, वो बनती है मेरे पास 12,000। आफ्टर देन उसने रेक्टिफाइंग एंट्रीज आपसे रिक्वायर्ड तो नहीं की थी, हमने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। अब इसके प्रॉफिट पे इफेक्ट बताते हैं। बेटे जब भी उसने प्रॉफिट पे इफेक्ट बताए हो आप पहले प्रैक्टिस में, उसको वैसे डायरेक्ट भी किया जा सकता है। तो अगर उसने दोनों रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं कि रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी पास करें और प्रॉफिट पे भी उसका इफेक्ट बताइए, करेक्ट प्रॉफिट भी फाइंड आउट कीजिए, तो पहले रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करो। रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास कर लेने के बाद देखो उन रेक्टिफाइंग एंट्रीज में कहाँ कहाँ एक्सपेंस है और कहाँ कहाँ रेवेन्यू की ट्रांजैक्शन अकाउंट इन्वॉल्व है। तो रेवेन्यूज जो और एक्सपेंसेस जो होते हैं उनका इफेक्ट प्रॉफिट पे होता है, और जो बैलेंस शीट आइटम है उन्हें आप स्किप कर दोगे। जैसे देखो पहली रेक्टिफाइंग एंट्री में मशीन अकाउंट डेबिट एक एसेट अकाउंट है, ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता, प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करता, तो 60,000 के डेबिट को मैं इग्नोर कर दूंगी। क्रेडिट साइड पे रिपेयर एक्सपेंस को मैंने रिकॉर्ड किया, एक्सपेंस के अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया 60,000 से। एक्सपेंस जब क्रेडिट होता है रेक्टिफाइंग एंट्री में तो एक्सपेंस का बैलेंस डिक्रीज हो रहा होता है। हमने डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या पढ़े कि एसेट्स और एक्सपेंसेस का नॉर्मल बिहेवियर डेबिट होता है, जब ये इंक्रीज हो तो इन्हें डेबिट करते हैं, जब ये डिक्रीज हो तो इन्हें क्रेडिट करते हैं।
तो भाई अब रिपेयर का एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है कि जनाब एक्सपेंस कम हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में। इस ट्रांजैक्शन में एक्सपेंस क्या हो रहा है, 60,000 से क्रेडिट होकर कम हो रहा है, और जब एक्सपेंस कम होगा तो उसका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मशीन अकाउंट आपका बैलेंस शीट आइटम है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह नेक्स्ट रेक्टिफाइंग एंट्री में आइडेंटिफाई कर लो कौन सा एक्सपेंस का एलिमेंट है और कौन सा बैलेंस शीट का एलिमेंट है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने डेबिट किया 12,000 से, तो इस ट्रांजैक्शन में आपका एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है डेबिट होकर, और अल्टीमेटली इसका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा, प्रॉफिट आपका इस एंट्री की वजह से डिक्रीज हो जाएगा। जहां तक बात है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की, ये बैलेंस शीट आइटम है, हम इसे इनकम स्टेटमेंट में लेकर नहीं आते, ये बैलेंस शीट में जाकर एसेट के अकाउंट में माइनस हो जाता है। तो जनाब अब हम जब इन एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट में हमारा करेक्ट प्रॉफिट कैसे आएगा, मैं यहां लिखूंगी रॉन्ग प्रॉफिट दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। वो रॉन्ग प्रॉफिट जो आपको दिया हुआ है वो 3 लाख का है। तो अब इन रेक्टिफाइंग एंट्रीज की वजह से क्या हो रहा है, 60,000 की वजह से आपका रिपेयर एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंस के डिक्रीज होने से प्रॉफिट बढ़ेगा, और जिस ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट बढ़ेगा उस अमाउंट को आप ऐड कर दोगे, और जिस अमाउंट की वजह से प्रॉफिट कम होगा उसको माइनस कर दोगे। दूसरे में एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, और जब एक्सपेंस बढ़ेगा उससे डेफिनेटली आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, माइनस कर दोगे। लीजिए हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। वो एक्चुअल प्रॉफिट जनाब कितना आ रहा है, 360 में से 12 को हमने माइनस किया, करेक्ट प्रॉफिट इज 3,48,000। और बैलेंस शीट में अगर करेक्ट, बैलेंस शीट में भी वो करेक्शन का आपके लेवल पे पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछेगा तो हम क्या कहेंगे कि जनाब मशीन डेबिट होकर आपके एसेट के अकाउंट में जाएगी 60,000, उसमें से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000 माइनस करेंगे, तो लीजिए हमारे पास 60 माइनस 12 48,000 मशीन की बुक वैल्यू आ जाएगी। तो ये बैलेंस शीट पे उसके इफेक्ट्स होंगे। मेरा ख्याल आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी मजीद मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। यहाँ रेक्टिफाइंग एंट्रीज की हेल्प से प्रॉफिट पे इफेक्ट बताए, डायरेक्टली इम्पैक्ट्स भी दिए जा सकते हैं। डायरेक्ट इम्पैक्ट्स देने हो तो कैसे दोगे, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम सेकंड वाला बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन में 1 वाले में ना बस इतना बता दीजिए कि हमने सस्पेंस काउंट क्यों उसमें किया, बस इतना। क्वेश्चन नंबर 1 में जी मैम, फर्स्ट एग्जांपल में उसमें तो हमने उसने बताया ना कि परचेज कॉस्ट हाँ, उसमें इक्विपमेंट की है। एक्चुअल में हुआ तो क्या था, ये नहीं किया कि हमने इक्विपमेंट को एक्सपेंस में बुक कर दिया, बल्कि इक्विपमेंट के अकाउंट को कम डेबिट किया। मैम सिर्फ थोड़ा सा इसका इसका बताइएगा। बता दे, देखो उस ट्रांजैक्शन को मैं पढ़ती हूँ। कहते हैं आपने परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट 36,000 का इक्विपमेंट में ही 3,60,000 का इक्विपमेंट में ही रिकॉर्ड किया, लेकिन कम अमाउंट से रिकॉर्ड किया, सिर्फ एक अकाउंट इन्वॉल्व था। इस क्वेश्चन में क्या था, एसेट था, एक्सपेंस में रिकॉर्ड हो गया था, तो एक्सपेंस की भी करेक्शन करनी थी, एसेट की भी करेक्शन करनी थी, इसलिए सस्पेंस नहीं आया। और जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें क्या है, एग्जाम्पल में 3,24,000 से एसेट के अकाउंट की ही मिस्टेक हुई है, कोई दूसरा अकाउंट उससे इफेक्ट नहीं हुआ, सिंगल साइडेड एरर। इक्विपमेंट के अकाउंट को आपने 3,60,000 से डेबिट करना था, 36,000 से डेबिट किया, 3,24,000 से आपका एसेट का अकाउंट कम डेबिट हुआ था, मैंने मजीद डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको करूं, एक अकाउंट की मिस्टेक थी, सिंगल साइडेड एरर था, क्रेडिट किसको करूं, वहां पे मुझे सिंगल साइडेड एरर था, इसलिए सस्पेंस को इन्वॉल्व कर दिया। उसमें उसने उसमें वो जो सेकंड वाले में उसने वो मेंटेनेंस कॉस्ट की जिक्र कर दिया, वो क्रेडिट है, तो इस वजह से हमने सस्पेंस की बात नहीं वहां की। 2 अकाउंट की मिस्टेक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, वो डेबिट क्रेडिट उसने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे उसने क्रेडिट की बात नहीं की थी। एग्जैक्टली जी मैम, क्लियर है मैम। क्लियर हो गया। अच्छा जी चलिए, मैम, थैंक यू मैम। यू वेलकम। अब बेटा जी मैं क्या करूंगी, अब हमने
एक वो है छोटी सी असाइनमेंट दे दूं, छोटी सी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक से पेज नंबर 338 पे, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। ये आपकी आज की असाइनमेंट हो गई। मैं क्लास में डिस्कस करूंगी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। उधर आइए, आप अपनी बुक्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 पे आओगे। अब सर बेटे मैंने कोशिश की थी अनम्यूट करने की। हाँ जी, अब जी अनम्यूट मैम, हो गया। आवाज आ रही है? हाँ अब बिल्कुल क्लियर है, अब बिल्कुल क्लियर है। जी बेटा पूछिए। जी मैम, मैंने ये पूछना था कि ये जो एक्सपेंस होता है इसका भी हमारे प्रॉफिट पे इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है? एक्सपेंस का इनडायरेक्ट बिल्कुल, और रेवेन्यूज का जी। डायरेक्ट। जब जब मैम हमने ये मशीन परचेज की होगी 60,000 की, तो उससे भी तो हमारा प्रॉफिट पे इफेक्ट होना चाहिए। नहीं, मशीन आपका नॉन करंट एसेट है, वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगी, वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। जब उससे बेनिफिट ले लेंगे तो उसकी वैल्यू का जितना पोर्शन जिससे बेनिफिट ले लिया वो डेप्रिसिएशन बन के आपका एक्सपेंस हो जाएगा, लेकिन अभी खरीदा मैम यूज नहीं हुआ, वो एसेट है। मैम, ये एक्सपेंस और एसेट में समझ नहीं आ रही कि हमने एक्सपेंस कब नोट करना है और एसेट कब नोट करना है। देखो अब देखिए ना, वो मैंने 60,000 का मैं हमें कैसे बताती पता कि हूँ, हमने इसे परचेज एक्सपेंस में करना है या एसेट में करना है? जी मैम। अंडरस्टूड बात है कि जब वो आपसे कह रहा है कि आपने मशीन इक्विपमेंट वगैरह ऐसी चीजें खरीदी हैं बिजनेस यूज के लिए, वो नॉन करंट एसेट है। हमने डिफाइन किया था कि बेटे ऐसी चीजें जिन्हें हम खरीदते हैं बिजनेस यूज के लिए, ठीक है, वो हमारे एसेट्स होते हैं। तो एसेट्स को हमने कर दिया जनाब रिकॉर्ड कर दिया। अब जब खरीदा रिकॉर्ड कर लिया, अब हमने डेफिनेटली उसको यूज किया होगा। जब यूज किया होगा उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई होगी, जितने से वैल्यू डिक्रीज हुई है उसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर। ठीक है मैम। क्लियर हुआ? यानी कि नॉन करंट एसेट को हमने उसके अकाउंट में लिखना, एक्सपेंस में नहीं लिखना। नहीं, वो तब तक एक्सपेंस नहीं बनेगा जब तक हम उसे यूज करके उससे बेनिफिट नहीं ले लेते, क्योंकि एक्सपेंस में और एसेट में यही तो डिफरेंस है। एसेट्स वो एक्सपेंडिचर्स हैं जिनसे हमने बेनिफिट लेना है, और एसेट की वैल्यू का वो पोर्शन जिनसे हमने बेनिफिट ले लिया हुआ बेटे, वो अब हमारा एक्सपेंस बन चुका है, वो तो तब मैम करंट प्रॉफिट को एसेट का इफेक्ट भी यही, करेगा। नहीं, करंट एसेट को भी इसी तरह करंट एसेट्स बेटे ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको बेचने के लिए हम खरीदते हैं, तो वो जब बेचते हैं तो उनका सेल्स रेवेन्यू बुक हो जाता है और उनकी परचेज प्राइस जो है वो सीजीएस में इंक्लूड हो जाती है। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके बेटा। नाउ कम टू प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम योर बुक पेज नंबर 340। इसमें जनाब एक तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करनी है और दूसरा प्रॉफिट पे उसके इफेक्ट्स बताने। एक मेथड तो आपके सामने मैंने किया कि रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करो और वहां से उसके प्रॉफिट के इफेक्ट्स लो। डायरेक्ट अप्रोच भी मैं आपको इस क्वेश्चन में सिखाऊंगी कि जनाब डायरेक्टली अगर विदाउट दी हेल्प ऑफ रेक्टिफाइंग एंट्रीज प्रॉफिट को करेक्ट करना होगा तो आप कैसे करेक्ट करोगे। सिंपल, उसके लिए देख लीजिएगा, एक्सपेंसेस बढ़ रहे होंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट उससे कम होगा, तो आपने माइनस कर देना, और अगर एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे होंगे तो उसका प्रॉफिट पे ऑपोजिट इफेक्ट होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, उन्हें ऐड कर दोगे। जस्ट सिंपल इतनी सी बात है। और बैलेंस शीट पे जो आइटम्स होते हैं वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं आते, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, उनका प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो बैलेंस शीट में जाएंगे। उन ट्रांजेक्शन्स को हम छोड़ देंगे, सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करेंगे, प्रॉफिट पे उनके कोई इफेक्ट नहीं होंगे। ओके जी, अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जनाब कहते हैं ट्रायल बैलेंस ऑफ द ईस्टर्न प्रोडक्ट्स शोड अ शॉर्ट क्रेडिट ऑफ 6264। ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड शॉर्ट है जनाब, इतनी अमाउंट से क्रेडिट साइड शॉर्ट है, तो इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस जितनी अमाउंट से आउट होता है इतनी अमाउंट से आउट है, तो वहां पे क्या करना होगा, हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम 3 की तरफ चल रहे हैं। तो अब हम मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट साथ ही ओपन कर, आप भी ओपन कीजिए मेरे साथ साथ। क्रेडिट साइड शॉर्ट थी, इसलिए सस्पेंस जो ट्रायल बैलेंस की अमाउंट का डिफरेंस है वो सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। क्रेडिट साइड शॉर्ट थी तो इसका बैलेंस भी क्रेडिट होगा। 6264 ब्रॉट डाउन। अब रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करते चले जाएंगे और उनका सस्पेंस अकाउंट पे इफेक्ट देते चले जाएंगे। कहता है अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपनड फॉर द डिफरेंस। ये अंडरस्टूड बात थी, ट्रायल बैलेंस आउट था, उसके कहने से पहले ही हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया। अब जब मिस्टेक्स हैं दैट डेफिनेटली जो प्रॉफिट है वो भी रॉन्ग होगा, और जो उन्होंने प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया है उसे हमें करेक्ट करना है। उसकी अमाउंट है 956180। ओके जी,
आफ्टर देन यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, सस्पेंस अकाउंट के साथ ही प्रॉफिट की करेक्शन के लिए भी एंट्रीज पास करते चले जाते हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ रॉन्ग प्रॉफिट, साथ साथ हम उनको भी रेक्टिफाई करते जाएंगे। रॉन्ग प्रॉफिट है 956,180, इसमें एडजस्टमेंट्स और यहाँ पे आपके पास रेक्टिफाइंग एंट्रीज इस साइड पे। चले जनाब वन बाय वन एंट्रीज को पढ़ते हैं। कहते हैं एन इनवॉइस थी 3700 की वॉज डेबिटेड टू द परचेजेस, ठीक है, बट द गुड्स वर रिसीव्ड आफ्टर द ईयर एंड। लीजिए इसको अंडरलाइन कीजिए, गुड्स वर रिसीव्ड आफ्टर द ईयर एंड। आपने परचेज ऑर्डर दिया, बिल आ गया, इनवॉइस क्रेडिट परचेजेस के केस में जो बिल आता है उसे कहते हैं बिल आ गया, ना आपके पास चीज आई, ना आपने पेमेंट की, तो ना एक्सपेंस इंकर्ड हुआ ना एडवांस एक्सपेंस हुआ, उसे रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। हम परचेजेस के एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करते हैं? या तो आपने गुड्स रिसीव कर ली हो एट दैट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, या फिर आपने उसके केस में कोई एडवांस पेमेंट कर दी हुई। लेकिन सिंपल इज दैट, उस कॉम्प्लिकेशन की तरफ मैं आपको नहीं लेके जाती। परचेजेस को हम कब रिकॉर्ड करेंगे? सिंपल, जब हम गुड्स जो है वो रिसीव कर लेंगे, अपने एंड का बेनिफिट ले लिया, एक्सपेंस इनकर्ड हो गया, हम उसे रिकॉर्ड कर देंगे। पेमेंट कब हुई, कैसे हुई, वो बात की बात है। तो भाई जब हमने इस ईयर में गुड्स रिसीव ही नहीं की हैं, तो ये तो मेरा परचेज का एक्सपेंस बनता ही नहीं था, मुझे परचेजेस को रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहिए था। आपने परचेजेस को रिकॉर्ड कर दिया, अब वो क्लोजिंग इन्वेंट्री में शामिल नहीं है। तो भाई अब जब चीज आपके पास आई ही नहीं है, तो वो आपके स्टोर रूम की इन्वेंट्री में, स्टॉक में कैसे काउंट हो सकती है? वो काउंट नहीं हुई, ये तो बात ठीक है। सो व्हाट शुड वी डू नाउ? अब हमें क्या करना चाहिए? परचेजेस को हमें रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था, हमने परचेजेस को रिकॉर्ड कर लिया, उसे कैंसिल करें। परचेजेस की एंट्री हम क्या पास करते हैं? परचेजेस को डेबिट करते हैं और अकाउंट्स पेएबल को क्या करते हैं? हम क्रेडिट। अब क्या करेंगे? तो रिवर्स एंट्री डाल देंगे। रिवर्सल में चलेंगे तो बेटे क्या होगा? अकाउंट्स पेएबल डेबिट हो जाएगा और परचेजेस आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। यहाँ पे रेक्टिफाइंग एंट्री, अकाउंट्स पेएबल डेबिट और परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितनी है? अमाउंट है जनाब हमारे पास 3700। अब साथ ही में इसको देखो, सस्पेंस और प्रॉफिट पे इसके इफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। देखो बेटे, अकाउंट्स पेएबल की जहां तक बात है, ये तो हमारा बैलेंस शीट आइटम है ना, इसका इफेक्ट तो प्रॉफिट पे होना ही नहीं। दूसरा, इस रेक्टिफाइंग एंट्री में सस्पेंस कहीं आया ही नहीं है, 2 अकाउंट की मिस्टेक थी, सस्पेंस में इसका इफेक्ट नहीं जाएगा। चलो देखते हैं प्रॉफिट पे इफेक्ट होगा, डेफिनेटली। परचेज आपका एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस की वजह से प्रॉफिट इफेक्ट होते हैं। आपने यहाँ पे परचेजेस के एक्सपेंस अकाउंट को कम किया, क्रेडिट किया, तो जब एक्सपेंस कम होगा देन डेफिनेटली उससे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। तो प्रॉफिट को इंक्रीज करना, तो प्रॉफिट में आपने 3700 को ऐड कर दिया। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या कह रही है? परचेजेस को हमने क्रेडिट किया हुआ है, एक्सपेंस को क्रेडिट किया हुआ है। एक्सपेंस क्रेडिट कब होता है? जब वो डिक्रीज होता है। तो भाई एक्सपेंस डिक्रीज हुआ तो डेफिनेटली उससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा। इसको डायरेक्टली भी अगर देखा जाए तो जनाब मैं रेक्टिफाइंग एंट्री से हेल्प नहीं लेती, मैं डायरेक्टली उसके प्रॉफिट पे इफेक्ट बताना चाहती हूँ। तो परचेजेस के एक्सपेंस को आपने रिकॉर्ड कर लिया था, मैंने आपसे कहा परचेज के एक्सपेंस को कैंसिल कर दो, एक्सपेंस कैंसिल होगा तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंस कम होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो देखिए इसे मैंने प्रॉफिट को इंक्रीज कर देना है 3700 बिकॉज ऑफ परचेजेस, तो वो 3700 से प्रॉफिट बढ़ेगा, उसमें ऐड कर दिया। नेक्स्ट, ये जनाब हमने एरर नंबर 1 रेक्टिफाई किया। अब जनाब एरर नंबर 2 की तरफ चलते, वहां क्या गड़बड़ हुई? स्टोर इक्विपमेंट costing 8100 and having a book value of 3600 was sold for 2500. नॉन करंट एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है, बेच रहे। जब बेचते हैं क्या सिखाया था, क्या करते हैं बेटे? जब नॉन करंट एसेट खरीदते हैं तब तो सिंपल सी एंट्री है कि जो एसेट आपने नॉन करंट एसेट खरीदा उसको डेबिट कर दो, कैश दे दिया तो कैश क्रेडिट, अगर उधार खरीदा तो पेएबल क्रेडिट। लेकिन जब बेचते हैं, अब जब आपने नॉन करंट एसेट खरीदा, फिर उसको यूज किया, यूज करने का मतलब वो डेप्रिशिएट हुआ,
डेप्रिशिएट होने का मतलब उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी क्रिएट हुआ। तो जब नॉन करंट एसेट को बेचा जाता है, हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से उसकी तमाम वैल्यूज को निकाल देते हैं और उस पर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं और उसे भी रिकॉर्ड करते हैं। तो जनाब इसकी एंट्री होनी क्या चाहिए, उन्होंने क्या एंट्री पास की, उसके अकॉर्डिंगली हम उसका रेक्टिफाइंग इफेक्ट देंगे। तो चलें जनाब, मैं सबसे पहले देखती हूँ कि इसकी एंट्री होनी क्या चाहिए थी। हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर लें। देखो 8100 उसकी कॉस्ट थी, लेकिन अब डेप्रिशिएट होने के बाद उसकी बुक वैल्यू आ चुकी 3600। 3600 वैल्यू का एसेट था, मैंने कितने में बेचा जनाब? मैंने बेचा 2500 में। 1100 से मेरा क्या है? लॉस है। तो जनाब जब इक्विपमेंट बेचते हैं तो एंट्री क्या बनती है, एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए? मैं पहले बुक पास कर कॉम्पोजिट कर दी। नॉन करंट एसेट को जब बेचते हैं उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैंसिल करने के लिए डेबिट करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, लॉस है तो डेबिट, प्रॉफिट है तो क्रेडिट। अब क्योंकि लॉस हो रहा है, हमने कैलकुलेट करके देखा कि 3600 बुक वैल्यू थी, 2500 कम वैल्यू में बेचा है, तो लॉस ऑन सेल है। लॉस ऑन सेल भी कह सकते हैं, लॉस ऑन डिस्पोजल भी कह सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट में है कि जनाब आपने बेचा है, पैसे आए हैं, कितने पैसे आए? जितने में बेचा है, और वो अमाउंट है 2500। कैश भी डेबिट, पैसे आ रहे हैं। और इक्विपमेंट एसेट जा रहा है, एसेट का बैलेंस कम हो रहा है, उसको क्रेडिट कर दें। अब इसमें बार बार एक बात जो मैंने आपको समझाई वो क्या है कि जनाब इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट खरीदें तब भी वो कॉस्ट प्राइस परचेज प्राइस से डेबिट होता है, जब बेचें तब भी वो कॉस्ट प्राइस से ही क्रेडिट होता है। तो जो मैंने इक्विपमेंट बेचा है उसकी कॉस्ट थी 8100। 8100 से इक्विपमेंट को क्रेडिट होना चाहिए। 2500 में बेचा है, 2500 का कैश मेरे पास आया है, वो डेबिट किया। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट किस तरह फाइंड आउट करूँ? वो यूं फाइंड आउट करूंगी, बेटे 8100 की कॉस्ट थी, अब वो उसकी बुक वैल्यू 3600 बता रहा है। बुक वैल्यू में कॉस्ट प्राइस में डेप्रिसिएशन का ही तो डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब है 8100 माइनस 3600, हम अब तक इसे 4500 से डेप्रिशिएट कर चुके थे, तो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट का बैलेंस था 4500। और लॉस हमने कितने का कैलकुलेट किया था? 1100 का कैलकुलेट किया था। तो जनाब अब डेबिट क्रेडिट की अमाउंट को इक्वल कर लो, 4500, 1100 एंड 2500। देखो डेबिट क्रेडिट 8100 से इक्वल हो। ये एंट्री होनी चाहिए थी, बट उन्होंने क्या किया? कैश को डेबिट कर दिया और इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दिया। इसके अलावा कोई और इफेक्ट नहीं दिया। नो अदर एंट्रीज वर मेड। उन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या पास? उन्होंने जनाब रॉन्ग एंट्री ये पास की, कैश को डेबिट किया और इक्विपमेंट को क्रेडिट किया। अब जब उन्होंने सिर्फ इतना सा काम किया है, देन अंडरस्टूड बात है कि जनाब कैश को डेबिट किया अगर 2500 से, तो इक्विपमेंट को भी 2500 से ही क्रेडिट करके अपनी डेबिट क्रेडिट की अमाउंट को इक्वल जरूर किया होगा। उन्होंने सिर्फ ये काम किया। अब हमें रेक्टिफाइंग एंट्रीज में जो जो इफेक्ट्स हमने नहीं दिए वो देंगे। अब कौन कौन से इफेक्ट्स नहीं आए जरा देखो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, नहीं किया। लॉस को रिकॉर्ड करना चाहिए था, नहीं किया। इक्विपमेंट को 8100 से क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट तो किया, लेकिन 2500 से क्रेडिट किया, कम अमाउंट क्रेडिट की, मैं मजीद क्रेडिट। तो मेरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज में, रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या होगा? मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री में रेक्टिफाइंग एंट्री में मैं क्या करूंगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं किया, मैं डेबिट करूंगी। होना चाहिए उसको डेबिट, वो नहीं हुआ था, कर दिया। लॉस को रिकॉर्ड होना चाहिए था डेबिट करके, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, हम कर देंगे डेबिट करके। कैश को डेबिट होना चाहिए तो उन्होंने कर दिया, दोबारा नहीं हम करेंगे। इक्विपमेंट को क्रेडिट होना चाहिए, किया, लेकिन कम अमाउंट से क्रेडिट किया, हम मजीद क्रेडिट करेंगे। कितने से कम क्रेडिट किया वो डिफरेंस ले लो। 8100 से क्रेडिट होना चाहिए था, माइनस
2500 आपने क्रेडिट किया, उसको 2500 से 5600 से आपने इक्विपमेंट को कम क्रेडिट किया, तो मैंने मजीद क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट क्रेडिट इफेक्ट देखो इक्वल हो रहा है हमारा, 4500 प्लस 1100, यस 5600 से डेबिट और 5600 से ही क्रेडिट। तो जनाब सिंपल मैंने क्या किया, जो सिंपल ट्रांजैक्शंस हैं, सिंपल एरर हैं, उसमें मैं आपको एक्चुअल रॉन्ग करके रेक्टिफाइंग एंट्री पास नहीं कराती, डायरेक्टली रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करवा देती हूँ। जहाँ पे एक से ज्यादा मिस्टेक हो जाती हैं तो कोशिश कीजिएगा आप लोग, आप क्योंकि बिल्कुल बिगिनर्स हो अकाउंटिंग के, तो उसमें पहले एक्चुअल एंट्री और फिर इस तरह रॉन्ग एंट्री की उन्होंने क्या किया, फिर उसके रेक्टिफाइंग इफेक्ट्स आप दिया। तो जनाब अब चलते हैं इसका प्रॉफिट पे और सस्पेंस अकाउंट पे। जी जी ये तो समझ आ गया कि आपने वो लॉस वाला जो की मैम अकोमोडेट डेप्रिसिएशन वहां पे क्रेडिट है, तो यहाँ पे आपने डेबिट कर दिया, ठीक है। लेकिन मैम यहाँ पे जो इक्विपमेंट 8100 का, अब नीचे इक्विपमेंट है 5600, मैम इस वाले को जरा एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा। चलो ठीक है, मैं दोबारा से देखो, क्यूमुलेटेड मैं बल्कि सारा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 4500 से डेबिट होना चाहिए था, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, हमने डेबिट करके रिकॉर्ड कर दिया। लॉस को बुक नहीं किया था, 1100 से बुक होना चाहिए, 1100 से डेबिट करके बुक कर दिया। कैश को डेबिट होना चाहिए था 2500 से, उसने कहा कि कैश में डेबिट कर दिया हुआ है। इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दिया हुआ है। अब इसमें इक्विपमेंट से रेलेवेंट मिस्टेक क्या थी कि इक्विपमेंट आपका नॉन करंट एसेट है, जब बेटे वो बेचा जाता है हम उसे क्रेडिट तो करते हैं क्योंकि उसका बैलेंस कम हो रहा है, लेकिन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही क्रेडिट करते हैं जिस प्राइस पे खरीदा होता है, तो उसे कॉस्ट प्राइस 8100 से क्रेडिट होना चाहिए, उन्होंने 2500 से सेल प्राइस से क्रेडिट कर दिया, कम क्रेडिट किया। कितने से कम क्रेडिट किया, 8100 में से 2500 को माइनस किया, 5600 से कम क्रेडिट कर दिया। क्योंकि कम क्रेडिट किया हुआ था, मैंने 5600 से मजीद क्रेडिट करके उसको नॉर्मल बैलेंस 8100 पे ले आई। जी मैम। और मैम यहाँ पे जो आपने ऊपर इक्विपमेंट 8100 का आपने एरो नीचे, मतलब कि ये कम हो रहा है, तो ये इसका जरा दोबारा बता दीजिएगा। एरो ये कम रिकॉर्ड हुआ, कम क्रेडिट किया, कितने से क्रेडिट होना चाहिए था, 8100 से क्रेडिट होना चाहिए था, हमने क्रेडिट कितने से किया, 2500 से। अच्छा चले मैं एरो का साइन यहाँ से रेस करके यहाँ लिख देती हूँ। तो हमने 5600 से कम क्रेडिट किया अपने इक्विपमेंट को, क्योंकि 5600 से कम रिकॉर्ड था, इसलिए मजीद क्रेडिट। जी मैम ठीक है मैम, ठीक है क्लियर है मैम। ओके बेटा, अब इसके प्रॉफिट की तरफ, इफेक्ट्स की तरफ अगर चलें तो उससे पहले देखो रेक्टिफाइंग एंट्री में कौन कौन सा अकाउंट है आइडेंटिफाई कर लो जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा और जो बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगा। तो बेटे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो कभी इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता, ये बैलेंस शीट आइटम होता है। लॉस या प्रॉफिट ये इनकम स्टेटमेंट में जाता है। इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट है, बैलेंस शीट का आइटम है, इस ये भी इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएंगे, इनका प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं होता। तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इफेक्ट करेगा 1100 की अमाउंट, लॉस रिकॉर्ड होगा, लॉस डेबिट हो रहा है, लॉस के एक्सपेंस को हम बढ़ा रहे हैं, तो जब एक्सपेंस बढ़ेगा देन डेफिनेटली आपका प्रॉफिट 1100 से कम हो जाएगा। तो अब मैंने क्या करना है, प्रॉफिट की वर्किंग में जाके 1100 का लॉस कम कर देना। लॉस ऑफ इक्विपमेंट 1100 से मैंने प्रॉफिट को डिक्रीज कर दिया, तो जनाब ये भी रेक्टिफाई हो गया। आफ्टर देन नेक्स्ट में है जनाब, नेक्स्ट में क्या मिस्टेक हुई, a check of 1850 received from a customer was dishonored। बेटे जब हमने कस्टमर से चेक रिसीव किया होगा, तो आपने जब चेक रिसीव किया होगा तो आपने एंट्री क्या की होगी, बैंक बैलेंस बढ़ा होगा, बैंक को डेबिट किया होगा, और कस्टमर से आया, कस्टमर मतलब अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया होगा। अब डिसऑनर हो गया तो उसे कैंसिल कर दो, कैंसिल करने का मतलब है कि रिवर्सल एंट्री डाल दो। फिर से देखो, आपने कस्टमर से चेक रिसीव किया, एंट्री क्या की होगी, कस्टमर से चेक आने का मतलब है कि बैंक बैलेंस बढ़ा, आपने बैंक को डेबिट और कस्टमर मींस अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया होगा, ऐसे करना चाहिए। तो जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो उसकी ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करके कैंसिल कर दिया जाता है, तो एंट्री बननी चाहिए थी रिवर्सल की, कस्टमर रिसीवेबल का कस्टमर का अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये डिसऑनर हुआ है कि जनाब जून के मंथ में, और जून के मंथ को ही हम सॉल्व कर रहे हैं,
तो बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स, आपने कोई एंट्री नहीं की, तो चलिए कर देते हैं। लेकिन कैश देयर अगेंस्ट वाज रिसीव्ड आफ्टर ईयर एंड, लेकिन साल के बाद कैश हमें नेक्स्ट ईयर में कैश रिसीव हो गया था। भाई नेक्स्ट ईयर में जब कैश रिसीव हो गया तो नेक्स्ट ईयर में कैश रिसीव की एंट्री करेंगे। फिलहाल तो दिस ईयर में प्रॉब्लम जो हुआ है, दिस ईयर का प्रॉब्लम हुआ है कि डिसऑनर हुआ है, उसकी एंट्री नहीं पास की, तो डिसऑनर की एंट्री पास कर देते हैं। रिसीवेबल डेबिट, और बैंक क्रेडिट, डिसऑनर की एंट्री पास कर दी। तो जनाब अमाउंट है 1850। इसका भी देखो सस्पेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्या प्रॉफिट पे इफेक्ट होगा? अभी देखो जो रिसीवेबल है ये बैलेंस शीट आइटम है, एसेट है। बैंक भी एक एसेट है, ये भी बैलेंस शीट आइटम है। ना सस्पेंस पे इस रेक्टिफाइंग एंट्री का इफेक्ट होगा, ना प्रॉफिट पे इफेक्ट होगा, क्योंकि दोनों बैलेंस शीट आइटम्स हैं। Purchase of equipment costing 15,200 was entered in the purchase account। फिर वही मिस्टेक, इक्विपमेंट को खरीदा था, ऑफिस इक्विपमेंट को खरीदा था, ऑफिस इक्विपमेंट के नॉन करंट एसेट को डेबिट होना चाहिए, परचेजेस के अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया, मतलब परचेज को डेबिट कर दिया। तो अब हमें क्या करना चाहिए जनाब? परचेज का अकाउंट रॉन्गली इन्वॉल्व है, इसको कैंसिल करो, परचेजेस को क्रेडिट करेंगे, और ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट होना चाहिए था, डेबिट नहीं किया, डेबिट कर देंगे। ये एरर बड़ी दफा देता है कि नॉन करंट एसेट खरीदा था, किसी एक्सपेंस में डाल दिया, क्या करें? एक नॉन करंट एसेट था, रिकॉर्ड नहीं हुआ, रिकॉर्ड कर दें डेबिट करके, खरीदा था, उसका बैलेंस बढ़ा था, पर एक्सपेंस रॉन्गली इन्वॉल्व हो गया परचेज एक्सपेंस था ही नहीं, एक्सपेंस आपने रॉन्गली डेबिट कर दिया, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री बनती है फोर्थ में, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था, डेबिट नहीं हुआ, मैंने डेबिट कर दिया, परचेजेस को रॉन्गली डेबिट कर दिया था, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए आपने क्रेडिट कर दिया। अमाउंट बनती है जनाब 15,200। अब जब नॉन करंट एसेट की मिस्टेक होगी तो डेफिनेटली उसके साथ हमें किस चीज को करेक्ट करना होगा? डेप्रिसिएशन को। कब कर सकते हैं करेक्ट? जब डेप्रिसिएशन का रेट दिया हो। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन रेट तो हम उसको करेक्ट नहीं कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पे उसने डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, मतलब वो कह रहा है करेक्शन कर ले, तो अभी कर लेते हैं करेक्शन। डेप्रिसिएशन ऑन द ऑफिस इक्विपमेंट इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%। तो भाई ऑफिस इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, तो जब ऑफिस इक्विपमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो डेप्रिशिएट भी नहीं हुआ होगा। अब इक्विपमेंट को जब हमने रिकॉर्ड किया है तो यूज किया होगा, डेफिनेटली उसको डेप्रिशिएट भी करेंगे, तो 10% से उसकी डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को बुक करोगे। और डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और बेटा जी हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और वो कहता है 10% कैलकुलेट करो, तो 15,200 का 10% 1520। अब इस रेक्टिफाइंग एंट्री में फिर से सस्पेंस नहीं आया कहीं पे, लेकिन बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के जो रेलिवेंट अकाउंट्स हम की सेग्रीगेशन करते हैं, प्रॉफिट की करेक्शन की तरफ चलेंगे। तो जनाब उसमें देखिए ऑफिस इक्विपमेंट आपका नॉन करंट एसेट है, बैलेंस शीट अकाउंट है, प्रॉफिट पे इसका इफेक्ट नहीं होगा। परचेजेस आपके एक्सपेंसेस हैं, इनकम स्टेटमेंट का एलिमेंट है, और यहाँ पे परचेजेस को क्रेडिट करके आप डिक्रीज कर रहे हो, और अल्टीमेटली इससे प्रॉफिट क्या होगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है बेटे आप उसे डेबिट कर रहे हो, एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे हो। एक्सपेंस डेबिट होने का मतलब क्या है कि जनाब एक्सपेंस बढ़ रहा है, अल्टीमेटली प्रॉफिट पे उसका क्या इफेक्ट होगा? प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट आपका बैलेंस शीट अकाउंट है बेटे, इसका प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस रेक्टिफाइंग एंट्रीज के जो दो पार्ट हैं, इस एरर को जो हमने रेक्टिफाई किया दो रेक्टिफाइंग एंट्रीज की हेल्प से, उसमें 15,200 का इफेक्ट भी प्रॉफिट पे जाएगा और 1520 का इफेक्ट भी प्रॉफिट पे जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट कम होगा, और परचेसेस के एक्सपेंस को क्रेडिट करके जो एक्सपेंस को आप डिक्रीज कर रहे हो, इससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट की तरफ चलते हैं।
परचेजेस को रिकॉर्ड किया, 15,200 से परचेजेस को कम किया था, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करके हमने एक्सपेंस को बढ़ाया था, जिससे अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब चीजें बहुत सारी आपको क्लियर होना शुरू हो गई, टाइम भी बहुत शॉर्ट है। चलें नेक्स्ट में, a purchase invoice of 197 was debited to supplier as 917। परचेज की एंट्री हम क्या पास करते हैं? परचेज एक्सपेंस है उसको डेबिट करते हैं, सप्लायर मतलब अकाउंट्स पेबल उसको तो क्रेडिट करते हैं। ये क्या किया, सप्लायर को क्रेडिट करने की बजाय डेबिट कर दिया, और वो भी रॉन्ग अमाउंट से। फिर से देखो, पढ़ो, परचेज इनवॉइस आपके पास आई 197 की, हमने जब परचेज इनवॉइस आई, गुड्स डेफिनेटली रिसीव कर ली होंगी, ना रिसीव की होती तो वो क्वेश्चन में हमें बता देता है, जिस तरह एरर नंबर 1 में बताया। तो यहाँ इनवॉइस आई है, गुड्स भी रिसीव हो गई होंगी, तो क्रेडिट परचेजेस की एंट्री को हमें कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए था? परचेजेस के अकाउंट को डेबिट और पेएबल को क्रेडिट, पेएबल सप्लायर का अकाउंट होता है उसे क्रेडिट होना चाहिए था, इन्होंने सप्लायर को डेबिट कर दिया और वो भी रॉन्ग अमाउंट से। अब रेक्टिफाई कैसे करेंगे? सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट नहीं किया, मैं क्रेडिट करूंगी कितने से? जितने से होना चाहिए, 197 से भी क्रेडिट करूंगी, और वो रॉन्गली 917 से डेबिट है, 917 से भी क्रेडिट होगा, ताकि 917 की रॉन्ग अमाउंट कैंसिल हो जाए और 197 से वो स्टैंड हो जाए। अब डेबिट नहीं मिल रहा क्योंकि एक अकाउंट की सिर्फ सप्लायर के अकाउंट की मिस्टेक है, वहां पे क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। देखो मैं इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे पास करूंगी, एरर नंबर 5। जनाब एंट्री होनी चाहिए थी, मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि परचेज को डेबिट और सप्लायर पेबल को क्रेडिट होना चाहिए। पेबल को क्रेडिट करने की बजाय पेबल को डेबिट कर दिया, रॉन्गली डेबिट हुआ, उसे क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं किया, मैं क्रेडिट करूंगी। अकाउंट्स पेबल क्रेडिट कितने से क्रेडिट होना चाहिए था? 197 से, तो 197 से क्रेडिट करूंगी, लेकिन एक मिस्टेक और हुई है, 917 से डेबिट किया था, तो 917 डेबिट कैंसिल करने के लिए मैं उसे 917 से भी क्रेडिट करूं। अब जो 97 क्रेडिट है वो 97 डेबिट को कैंसिल करेगा, अकाउंट्स पेबल एंट्री से निकल जाएगा, लेकिन उसे 197 से मैंने क्रेडिट स्टैंड भी करना है, इसे 197 से भी क्रेडिट करूंगी। तो टोटली कितनी अमाउंट से अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट होना होगा? 197 प्लस 917, ये जनाब ये क्रेडिट होगा 1114 से। डेबिट किसको करें? एक अकाउंट की मिस्टेक है, डेबिट मिल नहीं रहा, लीजिए सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि गलती परचेज के अकाउंट में हुई नहीं थी, सिर्फ सप्लाई के अकाउंट में मिस्टेक हुई थी, लीजिए मैंने रेक्टिफाई किया। आफ्टर देन सस्पेंस के अकाउंट को डेबिट करना है 1114 से, तो चलिए सस्पेंस अकाउंट में इसका इफेक्ट ट्रांसफर करते हैं। जहां तक बात है अकाउंट्स पेबल की, ये बैलेंस शीट आइटम है, इसका प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे इस ट्रांजैक्शन को आपको सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे 1114 लिखना। डेबिट साइड पे 1114 सस्पेंस अकाउंट में जाके, ये देखो मैंने डेबिट कर दिया, आप भी डेबिट कर दीजिए। दूसरा इफेक्ट इसका अकाउंट्स पेबल था, प्रॉफिट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। परचेज रिटर्न में भी मिस्टेक हुई। परचेज रिटर्न में क्या मिस्टेक हुई? परचेज रिटर्न्स को अंडर कास्ट किया 650 से। परचेजेस डेबिट होती हैं, परचेज रिटर्न्स क्रेडिट होती। परचेज रिटर्न्स को कम क्रेडिट किया, अंडर कास्ट का मतलब है कम लिखा, तो कम क्रेडिट किया और क्रेडिट कर दें। इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? डेबिट साइड पे हमें कुछ नहीं मिल रहा, डेबिट साइड पे इन्वॉल्व हो जाएगा आपका सस्पेंस अकाउंट V16। सिक्स्थ एरर को फिर से देखो, मैं यहाँ रिपीट करती हूँ कि जनाब इसमें क्या है, रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स को कम रिकॉर्ड किया। डेबिट क्रेडिट में वो बात ही नहीं करता, वो कहता आपको पता चल गया कि परचेज रिटर्न का बिहेवियर क्या होता है। परचेजेस एक्सपेंस है वो डेबिट होती हैं, तो उनका रिटर्न्स ऑटोमेटिकली क्या होगा? क्रेडिट होगा।
तो कम क्रेडिट किया और क्रेडिट कर दें टू परचेज रिटर्न। 650 से कम क्रेडिट किया था, लीजिए मैंने और क्रेडिट कर दिया। डेबिट नहीं मिल रहा, डेबिट में सस्पेंस रहा। अब ये एक ऐसी रेक्टिफाइंग एंट्री है जो सस्पेंस अकाउंट में भी जाएगी और परचेज रिटर्न आपके उससे रेलिवेंट है, इनकम स्टेटमेंट से रेलिवेंट है, वो क्रेडिट होके आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा। किस एंड पे डिस्टॉर्शन स्टार्ट जी। तो सस्पेंस अकाउंट में ये 650 की अमाउंट डेबिट होगी, लीजिए हम डेबिट करते हैं। $650 से डेबिट किया परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न्स क्रेडिट हो रही हैं। परचेज रिटर्न्स क्रेडिट होकर आपके परचेज एक्सपेंस को डिक्रीज करिए और एक्सपेंस के डिक्रीज होने से प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए 650 प्रॉफिट में आपने ऐड कर देना। नीचे 650 प्रॉफिट में ऐड कर दिया। दो ट्रांजैक्शंस रहेगी, टाइम ओवर हो चुका मेरा ख्याल है, नेक्स्ट क्लास का भी है। चलिए ये ट्रांजैक्शन बेटे कल के मैं इसको सेव कर लेती हूँ, कल हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया हुआ है और अगर मैं भागूंगी तो डिटेल डिस्कस नहीं कर सकूंगी। कल इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को वाइंड अप करेंगे। मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेती हूँ। जी सोहेब आप सब। हाँ जी वो पूछे। क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा बस। वो सोहेब का, हाँ वो मैं अभी। जी सोहेब। नहीं मेरे वाला स्लाइड पूरी शो कर दें एक बार। स्लाइड सारी शो कर दूं? अभी शो कर दूं। This one for this question, practice question number 3। जी मैम। ठीक है, अब ये देखो यहाँ तक इसकी पिक ले लो, फिर मैं आगे कर देती हूँ। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, कर लिया। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करूँ। जी मैम। नेक्स्ट पे यहाँ से ये नेक्स्ट पे जा, कर लिया बेटे? डन। जी मैम। चलो क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं सोहेब बेटे कर ले लूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।